Hello and welcome to our YouTube channel. I'm Amar and you are watching Amar Sir's English classes. Students, in our previous episodes, we have completed past tense and today we are going to start with future tense. और future tense का पहला प्रकार जो कि future indefinite tense होता है जिसे simple future tense भी कहते हैं. तो आज के इस अंक में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे. तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इसके मीनिंग के बारे में, इसके फॉर्मेशन के बारे में और अंततः हम जानेंगे इसके स्ट्रक्चर्स विद एग्जांपल्स. तो चलिए शुरू करते हैं. देखें, सबसे पहले इसकी परिभाषा को देख लेते हैं. तो फॉर एन एक्शंस दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, तो वह एक्शंस जो भविष्य में होने हैं उनको इस टेंस में कवर किया जाता है. तो भविष्य अनिश्चित काल, यहाँ पर हम हिंदी के उन वाक्यों को, जिन भी हिंदी वाक्यों में हम प्राय पाते हैं, जैसे वह खाना खाएगा, वह बाजार जाएगी, वे लोग क्रिकेट खेलेंगे, तो जहाँ भी इन शब्दों से अंत होने वाले वाक्य जहाँ भी हमें देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, उन वाक्यों को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं. उदाहरण के लिए देखिए, वह ही विल कॉल अस शॉर्टली, तो वह हमें जल्द ही क्या करेगा, कॉल करेगा. ही विल कॉल अस शॉर्टली, तो ये वाक्य जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का ही है. दे विल हेल्प हर टुमारो, वे उसकी मदद कल करेंगे, तो गे का बोध हो रहा है. वी शैल डू आवर वर्क नाउ, हम अपना कार्य अभी करेंगे, तो यहाँ पर गा गी गे का बोध होता है और इस कारण से ये वाक्य कौन से हो गए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के. अब हम देखते हैं इसकी फॉर्मेशन के बारे में, जानते हैं कि इसमें किस प्रकार से वाक्य बनते हैं. तो फॉर्मेशन में सबसे पहली बात आ रही है हेल्पिंग वर्ब की. तो हेल्पिंग वर्ब इसमें जो हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, वो कौन कौन सी है. फर्स्ट वन इज विल एंड द सेकेंड वन इज शैल. अब देखिए, विल और शैल का डिफरेंस क्या है, कहाँ विल लेंगे और कहाँ शैल लेंगे. तो प्राय आधुनिक ग्रामर में, फ्यूचर टेंस में इन दोनों में कोई विशेष डिफरेंस नहीं छोड़ा है, लेकिन बेसिकली इसका कुछ गोल्डन रूल है जो हमें ध्यान रखना चाहिए. विल का प्रयोग हम करेंगे सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में. अब सेकंड पर्सन में आपने क्या पढ़ा है, सेकंड पर्सन में आपने पढ़ा है यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे या फिर कोई भी नेम. ठीक इसी प्रकार के साथ करेंगे, दैट इज आई या वी के साथ. इस बात को हमें ध्यान रखना है. उसके बाद मुख्य क्रिया जो है, मेन वर्ब, दैट इज यूज्ड हियर इज इन फर्स्ट फॉर्म. मुख्य क्रिया जो है वो वर्ब के बेस फॉर्म में आती है. बेस फॉर्म दैट इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म. जैसे गो वेंट गॉन है, तो गो इज द बेस फॉर्म. तो यहाँ पर हमें वर्ब का बेस फॉर्म यूज करना है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. इन दो बातों को यदि हमने ध्यान में रख लिया तो इस टेंस में हमारी पकड़ मजबूत बन जाती है. तो चलिए अब देखते हैं इसके कुछ स्ट्रक्चर्स को, how the structures are formed, how we are using it in future tense. चलिए देखते हैं. So students, first we will see affirmative यानी सकारात्मक वाक्य. Second we'll see the negative sentence, नकारात्मक वाक्य. तीसरा interrogative and the fourth one is interrogative. तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हम बनाते हैं एफर्मेटिव वाक्य का. तो एफर्मेटिव वाक्य में सबसे पहले क्या आएगा स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद में हम विल या शैल में से चयन करेंगे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली क्या आना चाहिए, विल या शैल. विल या शैल का अंतर अभी हमने जाना. इसके बाद में जो मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी और फाइनली वी विल टेक द
ऑब्जेक्ट। लास्ट में हम क्या ले लेंगे? ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार नेगेटिव वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट विल या शैल, उसके पश्चात मेन वर्ब से पहले हम क्या लगा देंगे? नॉट। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी और लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड है तो वो ले लेंगे सबसे पहले, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया जो है वो फर्स्ट फॉर्म में ही आनी है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड। इसी प्रकार इंटेरोनेगेटिव में विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये तो हो गए हमारे चारों स्ट्रक्चर्स। अब इनको समझने के लिए इन पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिनको आप विशेष ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखिए मैं सब्जेक्ट ले रहा हूँ, आई शैल हेल्प यू। आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। He will play hockey, वह हॉकी खेलेगा। They will do their homework। अब देख लें स्टूडेंट्स की इन तीनों वाक्यों में आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद में एज पर द सब्जेक्ट वी हैव टेकन विल और शैल, उसके बाद में मुख्य क्रिया जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आ रही है और एंड में हमने ऑब्जेक्ट लिया है। जैसे मैं तुम्हारी मदद करूँगा, गा का बोध हो रहा है, वह हॉकी खेलेगा, वे लोग अपना गृह कार्य करेंगे। इसके बाद में इन्हीं वाक्यों को नेगेटिव में देख लेते हैं। आई शैल नॉट हेल्प यू, he will not play hockey, they will not do their homework। तो इन तीनों वाक्यों में हमने देखा किस प्रकार से मुख्य क्रिया से पहले हमने नॉट लगा दिया, जिससे कि ये वाक्य क्या बन गए? नकारात्मक बन गए, यानी इसमें ना का बोध हो रहा है। और एफर्मेटिव कौन से होते हैं? जिनमें ना का बोध नहीं होता है। इसमें देखिए इंट्रोगेटिव में फर्स्ट वन, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल। तो पहले क्या आ जाएगा? शैल। शैल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं। विल ही प्ले हॉकी, क्या वह हॉकी खेलेगा। विल they do their homework, क्या वे अपना गृह कार्य करेंगे। इसी प्रकार इंटेरोनेगेटिव में हमें नॉट के प्लेसमेंट का ध्यान रखना है मुख्य क्रिया से पहले। तो फर्स्ट वन, शैल आई नॉट हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क। विल ही नॉट play hockey, question mark। Will they not do their homework। तो देखिए वैसे तो ये टेंस बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी कई बार इसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं विल या शैल की। प्रेजेंट डे ग्रामर में तो विल और शैल का कोई विशेष अंतर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आगे जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे तो मॉडल्स में विल और शैल के प्रयोग को हमें अलग तरीके से पढ़ना होता है, तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक बार फिर मैं रिकॉल करा देता हूँ जो भी हमने इन वाक्यों में समझा है, इस टेंस में जो भी हमने मेन बात जानी है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने क्या जाना था कि हेल्पिंग वर्ब इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज़ विल and the other one is shall।
हमने पढ़ा कि विल का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, सेकंड थर्ड पर्सन के साथ, और वहीं हमने इसमें जाना कि शैल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ। अब फर्स्ट और सेकंड पर्सन में क्या आते हैं, थर्ड पर्सन में क्या आते हैं, दैट यू नो वेरी वेल, आई और वी, यहाँ पे यू, ही, शी, इट, दे, एनी नेम। उसके बाद मेन वर्ब के बारे में हमने यहाँ जाना कि मुख्य क्रिया जो है वो यहाँ बेस फॉर्म में आती है, दैट इज़ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। तो जो भी वर्ब है वो मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में ही आनी है, बेस फॉर्म में ही आनी है। और इन बातों का यदि हम ध्यान रखें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी किसी प्रकार से हमारी गलतियां नहीं होंगी। सो विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट एक्सप्लेन्ड अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आपको यह अंक पसंद आया होगा, ऐसी उम्मीद के साथ मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे, जिससे कि आपको आने वाले एपिसोड्स की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए आज के इस अंक को यहीं ख़त्म करते हैं। आने वाले अंक में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।